नमस्कार। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 4 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स में। हेलो एंड वेरी वेलकम अगेन टू द करंट अफेयर्स ऑफ 4 दिसंबर 2025। आपकी स्क्रीन पे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द बोंदा ट्राइब ऑफ उड़ीसा कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट इन इंडियाज एंथ्रोपोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल लैंडस्केप? उड़ीसा की जो बोंदा ट्राइब है उनकी क्या महत्वता है भारत के मानव विज्ञान और डेवलपमेंटल लैंडस्केप में? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। दे आर particularly vulnerable tribal group PVTGs with ancient Austroasiatic lineage. Okay. क्वेश्चन कुछ जनरल इंफॉर्मेशन देखते हैं। बोंदा ट्राइब इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन उड़ीसा मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट। जो बोंदा ट्राइब है वो कहाँ पे पाई जाती है? उड़ीसा के मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में, और पर्टिकुलरली खेरापुट ब्लॉक में। मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट के खेरापुट ब्लॉक में जो बोंदा ट्राइब है वो पाई जाती हैं। दे आर क्लासिफाइड एज PVTG एंड आर रिगार्डेड एज वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट ट्राइब। नाउ अब क्यों इसकी इंडिया के क्यों ये सिग्निफिकेंस है इंडिया के एंथ्रोपोलॉजिकल और डेवलपमेंटल लैंडस्केप में? क्योंकि ये भारत के वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब है, मीन्स सबसे पुराने ट्राइब्स में से एक है ये, ठीक है, और PVTG है। Their lineage is traced to the Austroasiatic race, making them one of the earliest settlers in India. जो इनकी लीनियज है वो कहाँ से ट्रेस की जा सकती है? ऑस्ट्रो एशियाटिक रेस से ट्रेस की जा सकती हैं, और ये वन ऑफ द अर्लीस्ट सेटलर्स हैं जो भारत में आके बसे थे। बोंदाज स्पीक द रेमो लैंग्वेज। कौन सी भाषा बोलते हैं ये? रेमो लैंग्वेज बोलते हैं, जो किस फैमिली से आती है? ऑस्ट्रो एशियाटिक लिंग्विस्टिक फैमिली से आती है रेमो लैंग्वेज, एंड इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेन स्ट्रीम इंडियन लैंग्वेज। और ये जो इंडिया का जो मेन स्ट्रीम लैंग्वेज है उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। द सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स अपर बोंदाज एंड लोअर बोंदाज। जो हमारे यहाँ जो नॉर्मल जो सोसाइटी, हमारी सोसाइटी, उसमें कास्ट का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ही इनका जो सोसाइटल स्ट्रक्चर होता है उसमें अपर बोंदाज होते हैं और लोअर बोंदाज होते हैं, विथ ए हायरार्किकल काउंसिल ऑफ एल्डर्स गवर्निंग कम्युनिटी डिसीजंस। और जो इनकी जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो हायरार्की में होती है, मीन्स एक के ऊपर जैसे हमारे यहाँ PM हो गए, फिर उनके अंदर मिनिस्टर्स हो गए, फिर उनके अंदर कैबिनेट सेक्रेटरी हो गए, तो ऐसे ही इनके यहाँ भी हायरार्किकल काउंसिल होता है। और जो सबसे टॉप टॉप पे जो होते हैं सबसे, वो एल्डर्स होते हैं, जो कि कम्युनिटी के डिसीजंस को लेते हैं या फिर कैसे कम्युनिटी को गवर्न करना है उसको डायरेक्ट करते हैं, राइट। दी ट्राइब्स सो लो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। ये जो ट्राइब है बहुत ही ज़्यादा, मीन्स इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, यहाँ पे विकास नहीं आया है, और इनकी जो लिटरेसी रेट है वो सिर्फ और सिर्फ 6% लिटरेसी है। और लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन्स एक आदमी औसतन कितना जीता है, तो बहुत कम। जो बोंदा ट्राइब के लोग हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है, और जो उनकी शिक्षा दर है वो भी बहुत कम है, 6% लिटरेसी रेट ही है यहाँ पे। जिसके कारण PM जनमान जैसे स्कीम को लाया गया या लॉन्च किया गया, ताकि इनको जो बेसिक फैसिलिटी जैसे कि पक्का घर का वो सब मुहैया कराई जा सके। According to the Indian Meteorological Department, when is a cold wave declared in India? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया में कोल्ड वेव कब डिक्लेयर किया जाता है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। जब टेम्परेचर एकाएक बहुत ज़्यादा गिर जाए, और प्लेन्स के एरिया में जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो, और हिल पहाड़ी क्षेत्र में 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो, तब हम कोल्ड वेव, जब IMD जो है वो कोल्ड वेव डिक्लेयर करता है, राइट। कोल्ड वेव्स आर अनयूजुअल वेदर इवेंट्स। अनयूजुअल वेदर इवेंट्स होते हैं, और किस कारण होते हैं? जब एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर हो जाता है धरती के सतह के नजदीक में। द इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट डिफाइंस अ कोल्ड वेव बेस्ड ऑन रैपिड टेम्परेचर फॉल विद इन 24 आवर्स। IMD कैसे डिफाइन करता है कोल्ड वेव को? जब किसी एक पर्टिकुलर एरिया का जो टेम्परेचर है वो 24 घंटे के अंदर बहुत ही ज़्यादा गिर जाए, या फिर, और क्यों गिरता है? क्योंकि बहुत ही लार्ज, मीन्स वेरी कोल्ड एयर, बहुत ही ठंडा हवा उस एरिया को कवर कर लेती है, तब जाके टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा रैपिडली गिरता है, इसलिए। और IMD इसको डिफाइन करता है। A cold wave is considered when minimum temperature are less than equal to 10 degree Celsius in plains and 0 degree Celsius less than or equal to 0 degree Celsius in hilly regions. हिली रीजन में जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो तब, और प्लेन्स के एरिया में जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो तब IMD जो है वो कोल्ड वेव डिक्लेयर करता है। Cold wave and severe cold wave conditions are categorized by negative departures of 4.5 डिग्री सेल्सियस to 6.4 डिग्री सेल्सियस। कोल्ड वेव और सीवियर कोल्ड वेव को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कैसे? जब टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेल्सियस या
to 6.4 डिग्री सेल्सियस जब एकाएक नेगेटिव मीन्स गिरता है तब, एंड मोर देन 6.4 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली इन हिल स्टेशन, और हिल स्टेशन के एरिया में जब टेम्परेचर 6.4 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरता है तब। ओके, दिसंबर टू फरवरी इज द पीक कोल्ड वेव पीरियड इन इंडिया स्पेशली ओवर नॉर्दर्न रीजन्स। जो भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, नॉर्दर्न रीजन, जिसमें कि जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, सम पार्ट्स ऑफ द यूपी, बिहार एज वेल, तब इस एरिया में जो दिसंबर से फरवरी का पीरियड है ये पीक कोल्ड वेव का पीरियड होता है। कोल्ड वेव पोजेज हेल्थ रिस्क। कोल्ड वेव के कारण बहुत ही ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य को भी खतरा हो सकता है, जैसे कि क्या क्या हो सकता है, एक तो फ्रॉस्ट बाइट, हाइपोथर्मिया एंड नॉन फ्रीजिंग इंजरीज लाइक इमर्सन फूड। तो ये सारी जो हेल्थ रिस्क है ये भी कोल्ड वेव पोज करता है। Which geographic and ecological feature contributes significantly to the biodiversity of Chaparala Wildlife Sanctuary in Maharashtra? महाराष्ट्र में एक चपराला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ का क्या जियोग्राफिक और इकोलॉजिकल फीचर्स है जो उसकी बायोडाइवर्सिटी को बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंटली मीन्स उसको रिच बनाता है? सो द करेक्ट आंसर इज द प्रेजेंस ऑफ प्राणहिता रिवर एंड एसोसिएटेड टैंक्स क्रिएटिंग रिपेरियन इकोसिस्टम। ओके, तो चपराला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। चपराला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? महाराष्ट्र के गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये। इट इज फ्लैंक्ड बाय मरखंडा एंड पेडीगुंडम हिल्स। ये किससे घिरा हुआ है? मरखंदा एंड पेडीगुंडम हिल्स विथ प्राणहिता रिवर फॉर्मिंग वेस्टर्न बाउंड्री। और इस चपराला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के वेस्ट में प्राणहिता रिवर फ्लो करती है। प्राणहिता रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। प्राणहिता रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, दिस इज आर गोदावरी रिवर, राइट? The sanctuary's riparian ecosystem develops due to river inflow during monsoon and water bodies like Murgikunta, Raikonta and Komatkonta tanks. जो रिपेरियन इकोसिस्टम क्या होता है? रिपेरियन इकोसिस्टम होता है एक ट्रांजिशन जोन जहाँ पे लैंड और वाटर बॉडी, ट्रांजिशन जोन वेयर लैंड एंड वाटर बॉडीज मीट। ठीक है, वाटर बॉडीज जैसे कि रिवर हो गया, स्ट्रीम हो गया, तो ये दोनों मिलते हैं। तो ये जो सेंचुरी, यहाँ पे एक रिपेरियन इकोसिस्टम डेवलप होता है जो इसकी बायोडाइवर्सिटी को और भी ज़्यादा रिच बनाता है। वेजिटेशन इंक्लूड्स सदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट विथ स्पीसीज सच एज टीक, अर्जुन, महुआ, तेंदू एंड सेमल। इसके वेजिटेशन में क्या, जो मेन वेजिटेशन इस चपराला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का वो क्या है? सदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। और ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट वैसे फॉरेस्ट है जो अपने लीव्स को शेड करते हैं, मीन्स लीव्स को गिरा देते हैं ताकि अपने वाटर जो ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो वाटर जो जाता है एटमॉस्फेयर में वो कम कर सके, अपने वाटर को स्टोर कर सकें, अपने वाटर लॉस को बचा सकें। और कुछ मेन स्पीसीज क्या क्या हैं, जैसे कि टीक हो गया, अर्जुन हो गया, महुआ, तेंदू एंड सेमल, ये कुछ प्रोमिनेंट स्पीसीज हैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। इसके अलावा कुछ फोनाज भी पाए जाते हैं। फोना में क्या क्या आता है? टाइगर्स, लेपर्ड्स, स्लॉथ बियर्स, वाइल्ड डॉग्स, डियर स्पीसीज, ब्लैक बग एंड डाइवर्स एक्वेटिक फोना भी पाए जाते हैं इस एरिया में, राइट? क्वेश्चन नंबर 4, where does the Chambal river originate and which major Indian drainage system does it ultimately form a part of? जो चंबल रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है और ये किस इंडियन ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट बन जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जनापाव नियर मोह। और कहाँ से ओरिजिनेट होता है? एक तो जनापाव नियर मोह से ओरिजिनेट होता है और पार्ट किसका है? गैंगेटिक ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट बन जाता है। सो चंबल रिवर, जिसको कि हिस्टोरिकली चरमनवती कहा जाता है, एक मेजर ट्रिब्यूटरी है किसकी? यमुना रिवर की। और यमुना रिवर किस रिवर सिस्टम का पार्ट है? गंगा रिवर सिस्टम का, और इंडियन मींस गैंगेटिक ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है, राइट? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम जनापव नियर मोह इन सदर्न विंध्या रेंज इन मध्य प्रदेश। कहाँ से ओरिजिनेट होता है? मोह में, जनापव से, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? विंध्या रेंज, सदर्न विंध्या रेंज में लोकेटेड है, एमपी में, राइट? द रिवर फ्लोज थ्रू मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। 3 राज्यों से होकर ये रिवर बहती है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश से, राजस्थान से एंड उत्तर प्रदेश से, राइट? इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ लार्जर गैंगेटिक ड्रेनेज सिस्टम। किसका पार्ट है ये जो चंबल रिवर है किस ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है? गैंगेटिक, गंगा रिवर सिस्टम का और गैंगेटिक ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है ये। मेजर डैम्स ऑन द रिवर इंक्लूड, कुछ मेजर डैम्स जो इस रिवर में बने हैं वो कौन कौन से हैं? गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर एंड कोटा बैरेज आर द डैम्स formed on built on Chambal river, right?
द नेशनल चंबल सेंचुरी प्रोटेक्ट स्पीसीज सच एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल। जो नेशनल चंबल सेंचुरी है, जो जिसका पार्ट ये रिवर भी है, उसमें जो IUCN के रेड लिस्ट में जो कुछ ऐसे इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, उनको भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जैसे कि घड़ियाल हो गया या इंडियन स्कीमर हो गया। इसके अलावा अलग अलग तरह के टर्टल्स हो गए। एंड वाइल इट्स रेवाइंस रिजल्ट फ्रॉम स्ट्रीम बैंक इरोजन। जो चंबल की जो घाटियां हैं ना, जो रेवाइंस जिसको बोला जाता है, वो इसकी जो स्ट्रीम बैंक इरोजन है उसके कारण वो फॉर्म हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज बित्रा आइलैंड इन लक्षद्वीप स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। लक्षद्वीप में जो बित्रा आइलैंड है उसकी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस क्या है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। इट्स लोकेशन इन नॉर्दर्न लक्षद्वीप इनहेंसेस मैरीटाइम डिफेंस प्रेजेंस। जो इसका लोकेशन है नॉर्दर्न लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप के उत्तरी पार्ट में, वो जो भारत का जो मैरीटाइम डिफेंस प्रेजेंस है उसको इनहेंस करता है। ठीक है। बित्रा आइलैंड इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ लक्षद्वीप इन अरेबियन सी। जो बित्रा आइलैंड है वो लक्षद्वीप के नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है। कहाँ पे? अरेबियन सी में। इट इज द स्मॉलेस्ट इनहेबिटेड आइलैंड ऑफ द यूनियन टेरिटरी। ये जो है बित्रा आइलैंड जो है वो लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी का सबसे छोटा सा इनहेबिटेड आइलैंड है जहाँ पे लोग रहते हैं। द आइलैंड हैज क्लाइमेटिक कंडीशन सिमिलर टू केरला विथ मार्च टू मे बीइंग द हॉटेस्ट पीरियड। जो इस आइलैंड का क्लाइमेटिक कंडीशन है वो सिमिलर है किसके जैसा? केरला के जैसा। और जो क्लाइमेटिक कंडीशन इसमें मार्च से लेकर मई तक जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म वाला होता है, मीन हॉटेस्ट पीरियड होता है। इट्स नॉर्दर्न लोकेशन इन लक्षद्वीप प्रोवाइड्स स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया। जो इसकी लोकेशन है लक्षद्वीप में, मीन्स लक्षद्वीप के नॉर्दर्न पार्ट में, वो इंडिया को स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, मैरीटाइम इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करते हैं। मीन्स जिसकी लोकेशन है ना वो इंडिया को जो पूरे अरेबियन सी है उसके उस पर इन्फ्लुएंस को बढ़ा देती है। ओके। द इंडियन नेवी इज सेटिंग अप अ डिटैचमेंट ऑन बित्रा मेकिंग इट द थर्ड डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट इन द आर्कीपेलगो। इंडियन नेवी अभी जो है बित्रा आइलैंड पे अपना एक डिटैचमेंट सेट करी है, मिलिट्री फैसिलिटी सेटअप करी है, जो कि तीसरी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट होने वाली है इस पूरे आर्कीपेलगो में। लक्षद्वीप आर्कीपेलगो में तीसरी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट होने वाली है। इसके अलावा दो जो पहले जो नेवल बेस है वो क्या क्या है? INS द्वीप रक्षक जो कि कवरत्ती में है, और INS जटायु जो कि मिनिकॉय में लोकेटेड है। राइट। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच टाइप ऑफ हैबिटेट इज द रॉक ईगल ऑल प्राइमरली फाउंड इन इंडिया। रॉक ईगल ऑल, जिसको कि बूबो बेंगोलिनिसिस भी कहा जाता है साइंटिफिक नाम में, वो प्राइमरली किस रीजन में, इंडिया के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हिली स्क्रब फॉरेस्ट एंड रॉकी एरियाज साउथ ऑफ हिमालयाज। ठीक है। रॉक ईगल ओल, जिसको कि इंडियन आउल और बंगाल ईगल आउल भी कहा जाता है, एक लार्ज हॉर्न आउल नेटिव टू इंडिया। It was earlier considered a subspecies of Eurasian eagle owl. ये किसका सब स्पीसीज है? पहले इसको कंसीडर किया था कि ये जो यूरेशियन ईगल आउल है उसका सब स्पीसीज है। राइट। इट चीफली इनहेबिट्स हिली स्क्रब फॉरेस्ट एंड रॉकी रीजन्स अक्रॉस इंडियन सबकॉन्टिनेंट साउथ ऑफ हिमालयस। कहाँ कहाँ पे ये रहता है? कहाँ कहाँ पे रहता है? तो जो हिली स्क्रब फॉरेस्ट है और रॉकी रीजन्स है हिमालयाज के साउथ में, पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जहाँ जहाँ पे हिली स्क्रब फॉरेस्ट है, रॉकी रीजन है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। The species avoids extremely arid areas and humid evergreen forest. बहुत ज़्यादा सूखा एरिया में भी नहीं रहता और बहुत ज़्यादा जो ह्यूमिड रीजन्स है वहाँ पे भी ये जो आउल है, इंडियन रॉक ईगल आउल जो है, ये नहीं पाए जाते हैं। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड इंडिया, नेपाल एंड पाकिस्तान। कहाँ कहाँ पाया जाता है? इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान में पाया जाता है ये। इट इज listed as least concern on the IUCN red list and is included in CITES Appendix 2। इसको किस में लिस्ट किया है? IUCN के रेड लिस्ट में इसको लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया है और साइट्स के अपेंडिक्स 2 में रखा गया है इसको। ठीक है। What is the primary mandate of the National Center for Polar and Ocean Research? What is the primary mandate for National Center for Polar and Ocean Research in India? जो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एम क्या है, प्राइमरी मैंडेट क्या है उसका भारत में? तो भारत की एक बॉडी है। ओके। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टू कोऑर्डिनेट एंड इंप्लीमेंट इंडियाज एंटार्क्टिक एंड पोलर रिसर्च प्रोग्राम। ये क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है इंडिया का जो अंटार्कटिक और पोलर रिसर्च प्रोग्राम्स होता है, जैसे आर्कटिक हो गया, अंटार्कटिक या सदर्न ओशन हो गया, वहाँ पे जो भी प्रोग्राम्स कैरी आउट किए जा रहे हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है ये। राइट।
NCPOR was established on 25th May 1998. 25 मई 1998 को इसको एस्टैब्लिश किया गया था एज एन ऑटोनोमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन की तरफ। इट वॉज फॉर्मरली कॉल्ड, इसको पहले क्या बोला जाता था, नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च। इसको पहले बोला जाता था नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च, राइट। It functions under the Ministry of Earth Science, Government of India and is headquartered in Vasco da Gama, Goa. ये किसके अंदर फंक्शन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर फंक्शन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वास्को डी गामा, गोवा में, राइट। इट्स मैंडेट इंक्लूड्स कोऑर्डिनेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग इंडियाज अंटार्कटिक प्रोग्राम। इसका एम क्या क्या है, इसके मैंडेट्स क्या क्या है? ये कोऑर्डिनेट और इंप्लीमेंट करता है जो इंडिया का अंटार्कटिक प्रोग्राम है। कंडक्टिंग एक्सपेडिशंस इन अंटार्कटिका, जो भी एक्सपेडिशंस इंडिया से जाते हैं अंटार्कटिका में या फिर आर्कटिक में, सदर्न ओशन या फिर हिमालयाज में, तो उनको ओवरसी करता है ये NCPOR, राइट। इट अंडरटेक्स स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स, कुछ स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स को भी कैरी आउट करता है, जैसे कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मैपिंग, EEZ की जो मैपिंग होती है उसको, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो सर्वे होता है उसको, एंड डीप ओशन मिशंस को अंडरटेक, इनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को ये देखता है, कैरी आउट करता है। इंडियाज पोलर रिसर्च स्टेशन, इंडियाज के पोलर रिसर्च स्टेशन जैसे कि क्या क्या है इंडियाज के पोलर रिसर्च स्टेशन, जैसे दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, हिमाद्री एंड हिमांस आर ऑपरेटेड थ्रू NCPOR। इनको कौन ऑपरेट करता है? NCPOR ऑपरेट करती है इन सभी पोलर स्टेशंस को, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्राइमरी थेराप्यूटिक फंक्शन ऑफ GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट ड्रग्स सच एज सीमाग्लूटाइड एंड ट्रिजेप्टाइड। जो GLP-1 रिसेप्टर एगनिस्ट ड्रग्स जिसमें कि सेमाग्लूटाइड और ट्रिजेप्टाइड आते हैं, उनके प्राइमरी थेराप्यूटिक फंक्शन क्या है? उनका प्राइमरी फंक्शन क्या है बेसिकली? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ट्रीटिंग ओबेसिटी एंड डायबिटीज बाय रेगुलेटिंग इंसुलिन एंड एपेटाइट। तो क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं ओबेसिटी को और डायबिटीज को, कैसे? इंसुलिन को रेगुलेट करके और एपेटाइट को नहीं रेगुलेट करते, मींस एपेटाइट को कम करते हैं। जो हमारी एपेटाइट का मतलब क्या होता है कि कुछ चाहना, खाने की इच्छा, एपेटाइट, ओके। सो GLP का फुल फॉर्म होता है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1। GLP-1 रिसेप्टर agonists are synthetic drugs used primarily for obesity and diabetes management। इसको primarily किस चीज के लिए यूज किया जाता है? obesity और diabetes management के लिए इसको यूज किया जाता है। These drugs are mostly injectables, though oral formulations are under development। मोस्टली ये जो ड्रग्स होते हैं वो इंजेक्टेबल्स होते हैं, मीन्स सुई से इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में। हालांकि अभी जो मुंह से दिया जाने वाला जो दवाई है या फिर जो इसके जो दूसरे डिफरेंट टाइप्स हैं, उनको अभी वो अंडर डेवलपमेंट में, अभी उनको प्रोसेस किया जा रहा है। दे इनहेंस इंसुलिन सिक्रेशन व्हेन ग्लूकोज लेवल आर हाई। क्या करते हैं ये? इंसुलिन जो इंसुलिन का जो सिक्रेशन होता है उसको बढ़ाते हैं जब ग्लूकोज, हमारे शरीर में ग्लूकोज का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। एंड रिड्यूस ग्लूकागॉन रिलीज टू लोअर लीवर ग्लूकोज आउटपुट। और ग्लूकागॉन जो है उसके रिलीज को कम करते हैं, राइट। दे स्लो गैस्ट्रिक इम्पिटिंग एंड सप्रेस एपेटाइट कंट्रीब्यूटिंग टू वेट लॉस। जो हमारी गैस्ट्रिक मीन्स जो पेट जो हमारा जल्दी से खा जाता है उसको भी धीरे करते हैं ये, और जो एपेटाइट है मीन्स जो इच्छा शक्ति, भूख लगने की इच्छा शक्ति, जिससे कि हम ज़्यादा खाना खाते हैं, उसको भी कम करता है, जिससे कि हमारा वेट लॉस कम होता है। वेट लॉस मीन्स कंट्रोल होता है, वेट लॉस होता है और हमारी जो बॉडी है वो ज़्यादा मोटा नहीं होती, ठीक है। लीडिंग ड्रग्स इंक्लूड सेमाग्लूटाइड एंड टिरजेप्टाइड। जो इसके लीडिंग ड्रग्स उसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो सेमाग्लूटाइड है और टिरजेप्टाइड, बोथ इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, और इंडिया में इन दोनों को इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। नेचुरल GLP-1 इज incretin hormone and neurotransmitter secreted from the small intestine and hindbrain after food intake। जो नेचुरल GLP-1 है वो क्या है? एक इनक्रेटिन हार्मोन है और न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि सीक्रेट होता है कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से और हिंड ब्रेन से, मीन्स हमारे दिमाग का जो पिछला हिस्सा वहां से, जब हम खाना खाते हैं उसके बाद। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज फाइनली इशूड ग्लोबल गाइडलाइंस ऑन द यूज ऑफ पॉपुलर GLP-1 ड्रग्स फॉर वेट लॉस। अभी WHO ने गाइडलाइंस इशू किया है जो GLP ड्रग्स जो यूज करते हैं वेट लॉस के लिए, उससे रिलेटेड WHO ने गाइडलाइंस इशू किया है, इसलिए ये न्यूज में था, ठीक है। तो GLP रिसेप्टर 1 मेनली किस चीज के लिए? ओबेसिटी और डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई इज चाओलोंग सुकापा रिमेंबर्ड एज सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल फिगर इन आसाम। चाओलोंग सुकापा को असम में क्यों एक सिग्निफिकेंट फिगर माना जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।
करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ही फाउंडेड द अहोम किंगडम थ्रू एसिमिलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। उन्होंने अहोम किंगडम की स्थापना की थी, बहुत सारे छोटे छोटे जो ग्रुप्स थे उनको मिला के, और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को भी इंट्रोड्यूस किया था। ओके, चाओलोंग सुकापा वाज अ 13th सेंचुरी रूलर। कौन थे ये? 13th सेंचुरी रूलर थे जिन्होंने अहोम किंगडम को इस्टेब्लिश किया था या उसकी स्थापना करी थी, और उस अहोम किंगडम ने असम को 6 सेंचुरी तक मींस 600 साल तक रूल किया, राइट। ही एस्टैब्लिश्ड हिज फर्स्ट प्रिंसिपैलिटी एट चराइदेव। इन्होंने अपना पहला प्रिंसिपैलिटी जो है वो चराइदेव में एस्टैब्लिश किया था, और चराइदेव को अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया गया है। ठीक है, आप इस चीज को भी याद रख सकते हैं। लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अहोम एक्सपेंशन, और जिसके बाद अहोम ने अपना विस्तारवाद शुरू किया। हिज एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडेड द किंगडम इनटू खेल्स और फॉइट्स। इन्होंने अपने जो किंगडम था उनका, उन्हें जो पूरा इनका साम्राज्य था, उन्होंने अपने साम्राज्य को खेल्स और फॉइट्स में डिवाइड किया। जैसे मौर्य टाइम में जो राज्य थे, फिर डिस्ट्रिक्ट था, मंडल था, ऐसे जो डिवाइड किया था, वैसे ही इन्होंने अपने किंगडम को खेल्स और फॉइट्स में डिवाइड किया। ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पैक्स, जो कि किसके लिए जिम्मेदार थे? पैक्स प्रोवाइड करने के लिए। नाउ पैक्स क्या होते हैं? वैसे एडल्ट मेल जिनको या तो लेबर के लिए या फिर मिलिट्री सर्विस के लिए रखा जाता है। पैक्स आर दोज एडल्ट मेल्स ऑब्लिगेटेड फॉर लेबर एंड मिलिट्री सर्विसेज। ठीक है, पैक्स वर्क इन, पैक्स जो थे वो कहाँ पे काम करते थे? एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चरल फील्ड में, कंस्ट्रक्शन एंड वॉरफेयर इन एक्सचेंज फॉर लैंड अलॉटमेंट। उनको उसके बदले, उनके काम के बदले, जहाँ पे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में या फिर कंस्ट्रक्शन में या फिर वॉरफेयर मिलिट्री सर्विस दे रहे हो, उनके बदले उनको जमीन दी जाती है, जमीन दी जाती थी। सुखापा यूज गोरिल्ला वॉरफेयर सूटेड टू द रीजन्स रिवर, जंगल्स एंड हिल्स। हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट कितना हिली ट्रेन है, मींस जंगल्स, रिवर्स जो है वो बहुत ज़्यादा, तो सुकापा ने गुरिल्ला वॉरफेयर का बहुत ही ज़्यादा बेहतरी से यूज़ किया था, जो कि उस रीजन को सूट भी करता है। He is revered for fostering harmonious assimilation among communities such as Sutias, Morans and Kacharis। उनको जाना जाता है किस चीज़ के लिए? हारमोनियस एसिमिलेशन के लिए, मीन्स जो अलग अलग तरह के जो कम्युनिटीज़ थे, अलग अलग कम्युनिटी जो थी, जैसे कि सूतियाज थे, मोरान्स थे और कचारीज थे, उनको एसिमिलेट करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। मीन्स उनकी रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही इन सबको एक साथ लाने में। Which feature, question number 10, which feature distinguishes Orayur cotton sarees among the newly awarded geographical indication products of Tamil Nadu? अभी रिसेंटली वोरायूर कॉटन साड़ीज को जीआई टैग दिया गया है, जो कि एक तमिलनाडु का प्रोडक्ट है, राइट। उसको बाकी साड़ी से क्या अलग, क्या फीचर जो उसको डिस्टिंग्विश बनाती है, अलग बनाती है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, देयर कोरावाई बॉर्डर विथ ज्योमेट्रिक मोटिव्स वुवन बाय द देवांगा कम्युनिटी। जो उनकी कोरावाई बॉर्डर, जो सारी जो कोरावाई बॉर्डर है, उसमें ज्योमेट्रिक मोटिव्स मींस ज्योमेट्रिक डिजाइन, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, जो अलग अलग ज्योमेट्रिक डिजाइन है उनको कार्व किया गया है। और किसके द्वारा बनाया गया? वो देवांगा कम्युनिटी के लोगों के द्वारा बनाया गया, इसलिए। ओके, अभी तमिलनाडु में रिसेंटली तमिलनाडु के 5 प्रोडक्ट को रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, आप इस चीज को याद कर सकते हैं। इसमें तो एक तो हो गया होरायूर कॉटन साड़ीज, ठीक है। इसके अलावा दूसरा है, पहला है होरायूर कॉटन साड़ीज, जो कि कहाँ से फेमस है? तिरुचि से फेमस है। और किस चीज के लिए जाना जाता है? नोन डिस्टिंक्टिव कोराई बॉर्डर फीचरिंग ब्लॉक कलर्स, अपने कोराई बॉर्डर के लिए, जो कि ब्लॉक कलर को फीचर करते हैं और जिसमें मोटिव्स, ज्योमेट्रिक मोटिव्स को डिजाइन किया गया है देवांगा कम्युनिटी के द्वारा, इसके लिए फेमस है ये। दूसरा है थोयामल्ली राइस। थोयामल्ली राइस, इसको जीआई टैग मिला। आपको इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत, आप बस इसको याद कर सकते हैं कि थोयामल्ली राइस जो है उनको जीआई टैग मिला है। ये एक ट्रेडिशनल सांबा सीजन वैरायटी राइस है, जिसका मतलब होता है, जिसका मीनिंग होता है प्योर जैस्मिन राइस। और इसको किस चीज के लिए जाना जाता है? अपनी साइनी चमकीला ग्रेन्स, साइनी ग्रेन्स और न्यूट्रिशन के लिए जाना जाता है इसको, थोयामल्ली राइस को। थर्ड इज कविंदापड़ी नट्टू सकराई। कविंदापड़ी नट्टू सकराई इज ए सिग्नेचर जैगरी पाउडर। जो गुड़ का जो पाउडर होता है ना, वो है, उसका नाम है कविंदापड़ी नट्टू सकराई, इज ए सिग्नेचर जैगरी पाउडर। जिसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? मैकेनिकली क्रस्ट शुगर केन से इसको प्रिपेयर किया जाता है, जो कि कहाँ प्रिपेयर किया जाता है? इरोड डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु का जो इरोड डिस्ट्रिक्ट है वहां पे इसको प्रिपेयर किया जाता है, राइट। नमकल कलाचट्टी रेफर्स टू, अब चौथा प्रोडक्ट जो है वो क्या है? नमकल कलाचट्टी। ये क्या है? रेफर्स टू ड्यूरेबल सोप स्टोन कुकवेयर ट्रेडिशनली यूज्ड इन साउथ इंडियन किचन्स। ये कुकवेयर है जिसको मींस बहुत ही समय से साउथ इंडियन किचन में, जो साउथ इंडिया है वहां पे लोग इसको यूज करते हैं। तो नमकल कलाचट्टी, राइट। एंड द लास्ट इज अंबा समुद्रम चोपू समन।
अंबा समुद्रम चोपू समन कंप्राइजेज मिनिएचर हैंडक्राफ्ट वुड एंड टॉयज। ये क्या है? हैंडक्राफ्ट वुड एंड टॉयज, जो लगभग 200 सालों से बनाई जा रही है। और इसको बनाने में किस चीज का यूज किया जाता है? किस किस वुड्स का? टीक, रोजवुड एंड मंजल कदम्बा का यूज किया जाता है इनको बनाने के लिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई आर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक एंड ICICI बैंक डेजिग्नेटेड एज डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, DSIBs? अभी रिसेंटली RBI ने इन 3 बैंकों को DSIBs डेजिग्नेट किया है। तो किस, व्हाट इज द रीजन, मींस क्या होगा? व्हाई आर स्टेट, इनको क्यों किया गया है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज देयर फेलियर वुड सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब द नेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। अगर ये तीनों बैंक फेल करते हैं, जो हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित होगी। तो इसलिए इनको DSIBs कहा गया है। मींस दीज बैंक्स आर टू बिग टू फेल, राइट? So DSIBs are those whose failure could severely impact the national economies. DSIBs वह बैंक्स हैं जिनका फेल होना, अगर वो फेल हो जाते हैं तो जो हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है। They are considered too big to fail due to their size, interconnectedness and systemic importance. वो बहुत ही मीन्स दे आर कंसिडर्ड टू बिग टू फेल, मीन्स बहुत बड़े फेल होने के लिए, क्योंकि ये जो इंडियन इकोनॉमी है या जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें इतने ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे से इतने ज़्यादा मिले हुए हैं कि अगर ये फेल हो जाए तो पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी हमारी, राइट? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आइडेंटिफाइज देम एनुअली एंड प्लेसेस देम इनटू डिफरेंट रिस्क बकेट्स। हर साल RBI इनको आइडेंटिफाई करती है कि कौन DSIBs हैं और इनको अलग अलग डिफरेंट रिस्क बकेट्स में रखती है। DSIBs must maintain additional common equity tier CET1 capital beyond standard regulatory requirements. Now standard regulatory requirements की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो आते हैं, एक तो CRR आता है, कैश रिजर्व रेशियो, और दूसरा SLR आता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, सॉरी रिजर्व। तो इन दोनों के अलावा जो DSIBs है उनको क्या मेंटेन करना पड़ता है? कॉमन इक्विटी टियर कैपिटल मेंटेन करना पड़ता है, ताकि कोई भी अनसीन ऐसे कुछ सिचुएशंस आए जहां पे जो ये डील कर सकें, राइट? Sorry. The 2025 list includes State Bank of India, HDFC and ICICI बैंक। जो 2025 का जो लिस्ट है उसमें कौन कौन से बैंक? 3 SBI, HDFC और ICICI बैंक है। क्वेश्चन नंबर 12, which central public sector enterprise CPSE has recently received the नवरत्न status? अभी किस सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को नवरत्न स्टेटस दिया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को नवरत्न स्टेटस अभी रिसेंटली दिया गया है। सो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL, इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था? 1993 में। और किसके अंदर आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आता है, जिसको कि अभी नवरत्न स्टेटस दिया गया है, राइट? Navratna status is granted to high-performing central public sector enterprises that are already classified as Mini Ratna Category 1 companies. नवरत्न स्टेटस उन्हीं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को मिल सकता है जो कि ऑलरेडी मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में आते हैं। जो भी CPSEs मिनी रत्ना 1 कैटेगरी में हैं उन्हीं को नवरत्न स्टेटस दिया जा सकता है, राइट? दे मस्ट सिक्योर एक्सीलेंट और वेरी गुड MOU रेटिंग्स। उनको एक्सीलेंट और वेरी गुड रेटिंग्स सिक्योर करना होता है 5 साल में से कम 3 साल के लिए, तब जाके उनको वो एलिजिबल होते हैं नवरत्न स्टेटस को पाने के लिए, राइट? They must also obtain a composite score of 60 or above in performance metrics. कुछ performance metrics होते हैं जिनमें कि उनको स्कोर 60 से ऊपर का स्कोर ऑब्टेन करना पड़ता है, and this is also one of the qualifying criteria to be granted as a नवरत्न स्टेटस, राइट? जैसे कि नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ हो गया, अर्निंग पर शेयर हो गया एंड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ये सारे कुछ क्राइटेरियाज हैं, परफॉर्मेंस मेट्रिक्स हैं। The Navratna categorization allows greater financial and operational autonomy to top performing CPSEs. Now, नवरत्न स्टेटस मिलने का बेनिफिट क्या है? तो नवरत्न स्टेटस एक बार किसी CPSEs को मिल जाता है तो उसके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी होती है। मीन्स वो कहीं भी अपना पैसा कहाँ पे लगाना है या कैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, उनके पास ग्रेटर ऑटोनॉमी आ जाती है और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी भी उनकी ज़्यादा होती है कंपेयर टू अदर मिनी रत्ना स्टेटस कंपनीज। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, what characteristic helped Indian researchers identify the newly discovered Alaknanda galaxy using NASA's James Webb Space Telescope? अभी इंडियन रिसर्चर्स ने एक नई गैलेक्सी को डिस्कवर किया जिसका नाम उन्होंने अलकनंदा गैलेक्सी रखा है। तो आप इसको ये भी पूछ सकते हैं कि अलकनंदा गैलेक्सी को किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है, फिर कौन सी नई गैलेक्सी जिसको कि अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया, तो उसका नाम होगा अलकनंदा गैलेक्सी। तो जो इंडियन रिसर्चर्स हैं उन्होंने
JWST का यूज करके अभी अलकनंदा गैलेक्सी को डिस्कवर किया है। तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसने हेल्प किया था इंडियन रिसर्च को इसका आइडेंटिफाई करने में? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ पे ऑप्शन बी लिखा हुआ है। इट्स टू वेल डिफाइंड स्पाइरल आर्म्स सराउंडिंग अ ब्राइट सेंट्रल बल्ज। जो इसके जो दो स्पाइरल आर्म्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं दो स्पाइरल आर्म्स हैं, इन दोनों, और सराउंडिंग अ ब्राइट सेंट्रल बल्ज, और ये जो बीच में सेंट्रल बल्ज है इसके कारण, राइट। Indian researchers discovered the Alaknanda galaxy using data from NASA's JWST. Indian researchers ने अलकनंदा गैलेक्सी को डिस्कवर किया है जो डेटा हमको मिला है नासा के JWST टेलीस्कोप से। The galaxy exhibit two clearly defined spiral arms. Again हमने बात करी है दो clearly defined spiral arms with a round bright central bulge, with a round wrapped around a bright central bulge, right? It spans approximately 30,000 light years in diameter. जो इसकी डायमीटर है वो कितना है? 30,000 साल, 30,000 साल वर्ष साल मीन्स लाइट ईयर्स इन डायमीटर। Spiral galaxies are characterized by rotating disk structure with central bulge of stars. कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है स्पाइरल गैलेक्सी की? रोटेटिंग डिस्क के शेप में होते हैं और बीच में जो एक बल्ज होता है, स्टार का बल्ज होता है। They also possesses halos containing old stars, star clusters and dark matter that influences gravitational behaviors. इसके अलावा इनमें पुराने स्टार्स, स्टार के क्लस्टर्स होते हैं और डार्क मैटर होता है जो इसके ग्रेविटेशनल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। The discovery adds to global understanding of galactic morphology and evolution. और इस डिस्कवरी से जो गैलेक्टिक मॉर्फोलॉजी है कि जो हमारा यूनिवर्स है उसका जो फॉर्मेशन है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसको समझने में और उसके इवोल्यूशन को समझने में और ज़्यादा हेल्प मिलेगा, राइट। So that's it. Thank you so much for watching this video. I hope कि आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा इससे। So that's it. Thank you so much. Have a great day.